प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के द्वारा दोबारा सत्ता संभालने के 1 वर्ष पूरा होने पे देश के नाम एक पत्र लिखे। 30 मई को वो पत्र कुछ अखबारों में छपा। मैंने भी उस पत्र को पूरा पढ़ा और उसके बाद अगले दिन 31 मई को वो अपने मन की बात करने के लिए आए रेडियो पे। उसको भी मैंने पूरा सुना और इन दोनों पे मैं अपनी प्रतिक्रिया अपने देशवासियों के सामने रखना चाहती हूँ। जो प्रधानमंत्री पत्र लिखे वो ऐसे लगता था कि वो कोई चुनावी भाषण हो और उस चुनावी भाषण को वो देश के सामने पेश करने के लिए आए हैं, जिसमें वो 1 साल की ही नहीं बल्कि अपनी 6 साल की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। हालांकि ये पत्र लिखा गया है उस दौर के अंदर जब हम कोविड-19 की महामारी का मुकाबला कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहां पर हताशा करोड़ों मजदूर जो रोजगार खो चुके हैं, अपनी जीविका खो चुके हैं, अपने घरों की तरफ जाने के लिए हताश होते हुए सड़कों के ऊपर, रेल पटरियों के ऊपर दुर्घटनाओं के शिकार भी हो चुके हैं और श्रमिक ट्रेनों में अभी तक 80 मृतकों की खबर रेलवे ने खुद एक्सेप्ट कर ली है। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी डेथ हुई है, मृत्यु हुई है। एक बच्चा अपनी माँ को जगाने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं जानता है छोटा बच्चा कि उसकी माँ मर चुकी है। दूसरी जगह पे एक महिला रो रही है, उसका बच्चा गुजर चुका है। और फिर हालात ये हैं कि 23 मई को एक व्यक्ति टॉयलेट के अंदर मृतक हो चुका है ट्रेन के अंदर और 27 मई को जब उस ट्रेन को फिर से तैयार करने के लिए यार्ड से निकाल के शायद धोया जाता है तो तब वो लाश पाई जाती है। 4 दिन से 5वें दिन में वो लाश मिलती है एक यंगस्टर की जो ड्राइवर था महाराष्ट्र के अंदर और यूपी में अपने गांव की तरफ आ रहा था। ये हताशा के सीन जिसमें बच्चे चले, महिलाएं चली, रास्ते में मरे, 484 के करीब एक्सीडेंट्स में मृतकों की गिनती हो चुकी है और भूख और प्यास से मरने वालों की भी बहुत गिनती है। आहिस्ता आहिस्ता ये बातें खुलेंगी। लेकिन मैं इस बात से हैरान नहीं थी, दुखी तो थी, अफसोस तो था, लेकिन मुझे गुस्सा ज्यादा आया। प्रधानमंत्री ने जो पत्र लिखा वो 1500 शब्दों का था। मैंने वो शब्द भी गिने, लेकिन उस 1500 के शब्दों वाले उस पत्र में केवल 4 लाइन जो लगभग 18 शब्द थे मजदूरों के बारे में लिखे गए और उसमें इन जनरल की मजदूरों को कष्ट हुआ और इन सेक्टर के मजदूरों को कष्ट हुआ, बस और कुछ नहीं। उनकी इस प्रताड़ना से वो बाहर कैसे निकलेंगे इस पत्र में कोई संज्ञान नहीं लिया गया और इसीलिए पूरा पत्र आप जितनी बार पढ़िएगा आपको ये लगेगा कि शायद ये चुनावी भाषण है। उस पत्र के आखिर में प्रधानमंत्री ने अपने को प्रधान सेवक लिखा, लेकिन उसके साथ साथ उस पत्र के अंदर अंत में एक श्लोक है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जाओ में स्वया आहिता। If we have action and duty on one hand, the success is ours। ये उसका अर्थ लिखा है अंग्रेजी में कि अगर हम काम करते हैं, कर्तव्य निभाते हैं, एक हाथ से वो हम करते हैं तो दूसरे हाथ में हमें सफलता मिलती है। और एक और उस पत्र के अंदर बात है कि सबका साथ और सबका विश्वास, इस नियम पे मैं काम करता हूँ, उनका ये कहना है। अब इन दोनों बातों पे किसी को आक्षेप तो नहीं हो सकता, इसलिए मुझे भी नहीं है। पर मुझे आक्षेप क्या है? मुझे आक्षेप ये है कि कभी भी कोई एक्शन लेते हैं, उस एक्शन के अंदर फिर सबका साथ लेते हैं, फिर सबको विश्वास में लेते हैं, फिर उसकी प्लानिंग करते हैं। जिनके ऊपर असर पड़ना है उनको साथ लेना जरूरी है। जिन लोगों ने उस तय किए हुए प्रोग्राम को असल में एक्शन में उतारना है उन लोगों को साथ लेते हैं। और यहाँ इस सूरत में पार्लियामेंट, राज्य सरकारें, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन, विभिन्न आंदोलन, उन सबको साथ लेना जरूरी था। और सबसे बड़ी बात, अपने आवाम को, अपनी जनता को साथ लेना जरूरी था, विश्वास में लेना जरूरी था, जिनके ऊपर असर होने वाला था प्रधानमंत्री के एक्शन का। और इसीलिए श्लोक पढ़ देना अच्छी बात है, नारा दे देना अच्छी बात है, लेकिन आपके एक्शन जो मन में आ गया कर दिया,
किसी के साथ किसी किस्म का कोई विचार नहीं, किन्हीं एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा नहीं, और आप एक्शन क्या ले रहे थे? एक भयंकर महामारी जो दुनिया के अंदर सब मुल्क जिसका मुकाबला कर रहे हैं, हमारे देश को भी उस महामारी से निपटना है और उसकी चपेट में हमारा सब आवाम आ सकता है। इसलिए आवाम को, जनता को विश्वास में लेना जरूरी था। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, वो आपने नहीं किया। आपने दिसंबर से लेके मार्च तक 3 महीने खराब किए और मार्च के चौथे महीने में पार्लियामेंट ऑन थी, आपने उनसे चर्चा नहीं किया। ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, दोहरा रही हूँ। और आप मस्त रहे। उसके साथ साथ पहले ट्रंप की यात्रा के अंदर, बाद में उससे पहले दिल्ली के इलेक्शनों में, और उस समय भी इस देश के अवाम को बांटने के प्रयास करने वालों का मुंह नहीं बंद किया गया। फिर दिल्ली के अंदर हालात हो गए जिसमें एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया गया, दंगे हो गए, लोग मर गए, और फिर ट्रंप की विजिट भी साथ होती रही। मार्च के महीने में भी संज्ञान नहीं लिया गया। 23 मार्च तक पार्लियामेंट भी चलती रही और फिर सरकारों को बनाने और गिराने का दौर भी चलता रहा। वो सारा टाइम आपने वेस्ट किया और अचानक 4 घंटे के नोटिस पे आपने अपना एक्शन ले लिया। और वो एक्शन था पूरे देश का लॉकडाउन, लोगों की जिंदगियों का लॉकडाउन, काम धंधों का लॉकडाउन, फैक्ट्रियों का लॉकडाउन। बिना प्लानिंग के अचानक पूरा देश ठप कर दिया गया। उसके नतीजे के तौर पे जब कोई एक्शन सोच समझ के ना लिया जाए तो वो अराजकता फैलाता है। इसलिए आपने इंटेंशनली किया या अनइंटेंशनली किया, ये आप ही बेहतर जानते होंगे। मैं तो नहीं कह सकती, पर मैं ये जरूर कह सकती हूँ, बिना तैयारी के अचानक सबको साथ लिए बिना लिए हुए एक्शन ने आज जो अराजकता फैलाई है, उस अराजकता का भुक्तभोगी हमारे करोड़ों देशवासी हैं और उनमें सबसे ज्यादा हमारे श्रमिक प्रताड़ित हुए। आपने उसमें ये लिख दिया, आई एम वर्किंग डे एंड नाइट, मैं रात दिन काम कर रहा हूँ। ये कोई लिखने की बात होती है? प्राइम मिनिस्टर है ना आप देश के, अपने को प्रधान सेवक लिख रहे हैं चिट्ठी के आखिर में, तो काम तो करना ही होता है सबको। लेकिन अब क्या काम कर रहे हैं ये भी तो हम जाने। जिस अखबार में आपकी चिट्ठी मैंने पढ़ी, वो अखबार ही जवाब दे रहा था आपकी इस चिट्ठी का। उस अखबार में ही मैंने देखा कि सूरत से सिवान के लिए चली हुई ट्रेन 9 दिन में पहुंची। उस अखबार में मैंने पढ़ा कि 23 मई की बाथरूम में जो व्यक्ति मरा, वो 27 को लाश पाई गई। उसी अखबार में मैंने फोटो देखी कि माँ को बच्चा जगाने की कैसे कोशिश कर रहा है, जिसका मैंने जिक्र किया। और इसी तरीके से उसी अखबार के अंदर ये भी लिखा था कि कानपुर से वाराणसी पहुंचते पहुंचते 7 मजदूरों की भूख प्यास से मृत्यु हो गई। उस अखबार में फिर से आया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया माइग्रेंट वर्कर्स की जो दुर्गत हो रही है। उस अखबार में ये खबर भी थी कि 19 हाई कोर्ट्स ने, हिंदुस्तान के 19 हाई कोर्ट्स ने संज्ञान लिया है, अलग अलग पिटीशंस के चलते या स्वतः संज्ञान लेते हुए, इन्हीं मजदूरों की जो बुरी हालत हो रही है या स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में पूरा इंतजाम नहीं है, उसके बारे में चर्चा थी। तो अखबार ने ही प्रधानमंत्री के इस खोखले लेटर का और अपने दावों का जो जवाब दे दिया था और उनके उन दावों को खारिज कर दिया था। बहरहाल इसके साथ साथ ये भी लिखा था अखबार में कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी बिहार और गुजरात को चिट्ठी लिखी। उसमें केंद्र सरकार के होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नोटिस भेजा है और रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन को भी नोटिस किया गया। ये सब कुछ उस अखबार में था, लेकिन प्रधानमंत्री की नजरों से और जहन से ये सब कुछ दूर था। इसीलिए उनकी जो चिट्ठी है वो एक चुनावी भाषण से ज्यादा नहीं थी, मैं दोहरा रही हूँ। फिर किसी ने भी नहीं, किसी मुल्क ने ये नहीं पूछा कि हिंदुस्तान दूसरे देशों के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। प्रधानमंत्री खुद ही सवाल पेश करते हैं और खुद ही जवाब देते हैं, और उन्होंने इसके जवाब में कहा हमारे देश ने किसी देश को कष्ट नहीं दिया, हमने तो बहुत अच्छे से काबू पा लिया।
और फिर आपने अपनी चिट्ठी में फिर से ताली, थाली, घंटी, दिए, मोमबत्ती सबका आपने जिक्र कर डाला। उन चीजों का अब कोई मायने नहीं है। वो सारे इवेंट मैनेजमेंट्स थे और लोगों को आपने बहकाया, फुसलाया। लोगों को विश्वास हुआ कि शायद इसी से ही कोरोना भागने वाला है। और इतना ही नहीं, आपने ये नारा दिया था कि 18 दिन में महाभारत जीती गई थी। चिंता नहीं करें देशवासी, 21 दिन के अंदर कोरोना के ऊपर जीत हासिल कर ली जाएगी। और जिन फ्रंट फाइटर्स के लिए तालियां, घंटियां, दिए बजाए जलाए गए और घंटियां बजाई गई, उन फ्रंट फाइटर्स की जरूरतें आज तक पूरी नहीं हुई। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप इसका संज्ञान अभी भी नहीं लिए। अभी भी आपके दावे खोखले हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को जितना पैकेज चाहिए था वो नहीं मिला था। उस तथाकथित 20 लाख करोड़ के पैकेज में, जिसमें से असल में 16 लाख करोड़ के आसपास तो कर्जे ही हैं, उसी का आपकी सरकार गारंटियां दे रही है। जो बाकी का खर्चा है उसमें से ज्यादातर वेलफेयर स्कीम्स के खर्चे हैं। जो कुछ बजट के प्रावधान पहले से हैं वो हैं। ले दे के 1% से ज्यादा जीडीपी का नहीं है जो आपने इस देश के लोगों को दिया, लेकिन आपने 10% गिना दिया क्योंकि आप दुनिया को गिनाना चाहते थे। इसलिए इन परिस्थितियों के अंदर जो 15,000 करोड़ आपने दिया था, वो 15,000 करोड़ में ना वो आवश्यकताएं पूरी हुई जो उनके सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, ना आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं जो अस्पतालों के इंतजाम होने चाहिए। उसके ऊपर बहुत कुछ अखबारों में आ रहा है, उस पर मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहती। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि हताश होने वाले में हमारी युवा पीढ़ी बहुत हद तक हताश हुई है। वो बच्चे जिनके अभी मूछें भी नहीं निकले, वो भी श्रमिकों की उस पैदल चलने की कतारों में भी थे और इन श्रमिक ट्रेनों में भी थे, क्योंकि वो मजदूरी करते हुए आए। और ये एक सच है कि हमारे देश में बाल मजदूरी अभी भी खत्म नहीं हुई। वो 12 साल की जमालो जो मर गई थी पैदल चल करके, वो भी मिर्चों के जो बागान होते हैं, खेत होते हैं, उन्हीं के बीच में काम करने के लिए मजदूरों के साथ गई थी, जो भूख प्यास से मर गई क्योंकि पैदल 100 मील दूर चली थी। इसलिए आपकी वो चिट्ठी तो एक खोखला ही मैं पुर्जा कहूंगी, वो हमारे देश के सामने था। मेरी प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री जी की मन की बात के ऊपर भी है। उन्होंने फिर से कहा कि मेरा प्रदर्शन मेरे देश का बहुत अच्छा रहा। साथ में उन्होंने कंपैरिजन फिर से यूरोप के देशों से कर दिया, जो बनता नहीं है। कंपैरिजन करना है तो दक्षिण एशिया से करो, पूर्वी दक्षिणी एशिया से, पूर्वी उत्तरी पूर्वी देशों से करो, अफ्रीका के देशों से करो। आप अगर कंपैरिजन उन देशों से करना है तो बहुत सी और बातें मैं गिना सकती हूँ, फिर उसको भी कंपैरिजन करके दिखाओ। ये फालतू की बात थी। लेकिन आपने कहा कि सेवा कीजिए, सेवा में बहुत संतोष है, उससे तनाव नहीं होता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, करोड़ों की रोजगार चली गई है, उनको वेतन नहीं मिला 2-2.5 महीने, लोगों की रोज कमाने रोज खाने वालों की जीविका चौपट हो गई। आप कह रहे तनाव नहीं करो, लोगों को तनाव हो गया है। आप उस तनाव को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं? आप लोगों को प्रवचन सुना रहे हैं। सरकार उन तनावों को दूर कैसे करेगी जिनके बच्चों का रोजगार गया और जिनके बच्चे मर गए, जिनके परिवार का एक कमाने वाला मर गया? आप उनको क्या लेक्चर दे रहे हैं कि सेवा में संतोष है, तनाव नहीं होना चाहिए? ये आप उन थोड़े से लोगों को कह रहे हैं जो इस समय फिलैंथ्रोपी कर रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं। और इसीलिए मैं ये कहूंगी, ये तनाव बिजनेस कम्युनिटीज में भी है, एमएसएमईज को चलाने वालों में भी है, मजदूरों के साथ साथ किसानों में भी है, तो जो काम देने वाले हैं उनमें भी है। आप कहा करते थे रोजगार मांगते क्यों हो, रोजगार देने वाले बनो, और आज रोजगार देने वालों पे भी गाज गिरी है। आप उनको क्या कहेंगे? आपके पास कुछ भी नहीं था आपकी मन की बात में, जैसा आपकी सीतारमन के पैकेजेस के अंदर कुछ नहीं था, जैसा आपके हर बार नेशन के एड्रेस में कुछ नहीं था, जैसा आपकी मन की बातों के अंदर सिर्फ लुभावने शब्द जाल थे, वैसा ही फिर से आपकी मन की बात थी। आपने कुछ उदाहरण दिए कि कौन लोग मदद कर रहे हैं। उसने अपनी पेंशन सारी लगा दी, उसने सारे मास्क बना दिए। आपने जो उदाहरण दिए वो अखबारों में हम सब पढ़ चुके हैं।
टीवी में आ चुके हैं। आपने क्या किया, आप बताते ना। अनगिनत लोगों ने तो किया ही। आपसे कहा गया था कि 7,500 रुपया दे दीजिए और उस हर गरीब को जो हर रोज कमाने और खाने वाला था, गांव और शहर वाला। आपने वो बात नहीं मानी तो दूसरों को प्रवचन क्यों दे रहे हैं? आपसे ये कहा था कि MSMEs पगार नहीं दे पा रही हैं, उस पगार को 3-4 महीने के लिए केंद्र सरकार दे दे अपने पैकेज में से। आपने नहीं दी तो आप लेक्चर किसको दे रहे हैं? आपसे कहा गया था कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपने नहीं दिया। छोटा किसान जिसकी फसल मर रही है उसको सरकार पिकअप कर गई। पेरिशेबल फसल मर रही है, रबी की फसल भी ढंग से उठाई नहीं गई, वो सब कुछ आपने नहीं किया। तो आप किसको लेक्चर दे रहे हैं? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप हमें ये बताइए, ये मन की बात आप किसको सुनाना चाहते हैं? इसलिए इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि आपने ये संदेशा दे दिया कि भी आप अपने आप एक दूसरे को जो मदद करना चाहते हो करते रहो, सरकार आपकी मदद में नहीं उतरने वाली। देशवासियों, मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ मन की बात से जो बात निकल करके आती है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि सेवा भाव दिखाने वालों का मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। तो जो तुषार मेहता हैं, जो आपके सॉलिसिटर जनरल हैं, वो फिर आंखें क्यों दिखा रहे थे? जो इन गरीबों की आवाज बनना चाहते हैं, जो उनके मुद्दे उठाना चाहते हैं, जो चाह रहे थे कि सरकार को निर्देश दे सुप्रीम कोर्ट कि भी कुछ तो करो। ये करोड़ों आपके देशवासी हैं, इन्होंने ही तो देश में फिर से काम करना है। फैक्ट्रियों और खलिहानों को, खेतों को, कारखानों को इन्होंने ही तो जीवंत करना है, इन्होंने ही तो सेवाएं देनी है। तो फिर उनको आंखें क्यों दिखा रहे थे? उनको वो जो कह रहे थे कि ये प्रॉफिट्स ऑफ डूम है, क्यों बोल रहे थे? वो तो आप ही की तरफ से बोल रहे थे ना, आपकी सरकार के सॉलिसिटर जनरल है। फिर आपने जिक्र किया कि इस कोविड-19 में बड़ी इनोवेशन हुई, बड़ी जो है नई नई चीजें निकली। ये तो मानव समाज में होता आया है, मुश्किलों में भी और आम जिंदगियों में भी लोग अपनी जिंदगी को चलाने के लिए जब सरकारों पे भरोसा नहीं होता है तब, और वैसे भी उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन ये अपने भक्तों को समझाइए कि विज्ञान और ज्ञान ये बहुत बड़ी बात होती है और ये मानव समाज की लगातारता की प्रवृत्ति के जरिए से, विकास की प्रवृत्ति के जरिए से, ज्ञानवर्धन की जरिए से, श्रम के जरिए से ये सब कृत्य होते हैं। ये जरा अपने भक्तों को भी आप समझा लेंगे तो अच्छी बात होगी। फिर आपने कहा कि ये बीमारी लंबी है, इसका कोई इलाज दुनिया में नहीं मिला है और किसी को अभी अनुभव नहीं है, इसलिए बहुत देर तक इसके साथ चलना है और काम धंधे भी करने हैं, यानी जान भी है जहान भी है, जो आपने कहा था। लेकिन आप फिर जवाब दीजिए ना, जो मैंने पहले भी कहा, आपने लोगों को क्यों इस वहम में डाला कि 18 दिन में महाभारत जीता गया था, 21 दिन में हम निपट लेंगे, बस 21 दिन का कष्ट उठा लीजिए। और अब आपको कहना पड़ रहा है, जो एक्सपर्ट और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि बीमारी का तो पता ही नहीं, 6 महीने चलेगी, साल चलेगी, 1.5 साल चलेगी, 2 साल चलेगी। और आप इसी माहौल का फायदा उठा के श्रमिकों के भी कानूनों को बदल रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, पब्लिक सेक्टर को पीट रहे हैं, वो सब कुछ भी आप साथ साथ कर रहे हैं। लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा इस देश को कि आपने ये जो अराजकता फैलाई शुरू में लोगों को वहम में डाल के, और अब आप जब लॉकडाउन को धीरे धीरे खुलना है तो उस अराजकता को व्यवस्थित ढंग से हैंडल करने की आप नहीं कोशिश कर रहे हैं इस लॉकडाउन ओपनिंग को। ये भी हमारा आपके ऊपर इल्जाम है। इसलिए उस अराजकता का नतीजा था कि हमारे मजदूर 21 दिन के बाद सड़कों पे निकल आए, उससे पहले भी निकल आए, उनको यकीन नहीं था, उसके बाद भी निकल आए, यकीन नहीं था। आज जो बदहवासी हम सड़कों पे देखते हैं। आपने पूर्व भारत की चर्चा तो की, वो आपकी राजनीतिक सोच है, आपने चर्चा की, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि उस पूर्व भारत के अरुणाचल के बच्चों के साथ बेअदबी क्यों की गई, मणिपुर की लड़की के ऊपर थूका क्यों गया कोरोना कह के, मणिपुर से संबंध रखने वाले डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया गया। वो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा हिंदुस्तान का पार्ट है और आपके अंधभक्त जो हैं वो बार बार उनके ऊपर आक्रमण करते हैं। ये उसी का नतीजा है। इसलिए राजनीतिक मफाद रखना अलग बात है
देश के लोगों को समझाना और सच्चाइयां बताना एक अलग बात है। और अब जब गांव के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ गया है तो हमारी आपसे ये मांग है जिसकी आप चर्चा करने को तैयार नहीं होते। एक सिर्फ आपकी फाइनेंस मिनिस्टर आके 40,000 करोड़ कह गई, मनरेगा का हमने बढ़ा दिया। सच्चाई में आप मनरेगा को पीटते रहे, उसके फंड्स कम करते रहे। आपने कहा कि पिछली सरकार का ये मैं बोझा ढो रहा हूं। आज उसी मनरेगा की गांव के अंदर जरूरत है, क्योंकि करोड़ों लोग बेकार होने के बाद जब गांवों की तरफ गए हैं, उसका संज्ञान आपको लेना चाहिए था। आपके ना पत्र में कुछ था, ना आपकी मन की बात के अंदर था। और इसीलिए लोकल से ग्लोबल की आप बात करते हो। आप कह रहे आयात कम कर देंगे, अपना बनाएंगे। अपना बनाएंगे तो पब्लिक सेक्टर को क्यों बेच रहे हैं? क्यों आपने बीपीसीएल को बेचने का निर्णय लिया है? क्यों स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, रेलवे, स्टील, कोल, कॉपर, मिनरल्स, इन सब के अंदर आप निजीकरण का दौर चला रहे हैं? वो भी कोविड-19 का बहाना आपको अच्छा मिल गया, इस मौके पे कोई प्रतिरोध ना कर सके। प्रतिरोध तो होगा, विरोध तो होगा। और आज 1 जून है, पूरे हिंदुस्तान भर में पावर सेक्टर की यूनियनों की जितनी फेडरेशन और एसोसिएशंस है, उन्होंने इस कोविड-19 में जो जबरदस्ती पावर सेक्टर के निजीकरण का कदम उठाया है, आपकी पावर मिनिस्ट्री ने आपके इंस्टांस के ऊपर, उसका विरोध किया उन्होंने। तो विरोध तो होगा, इस देश के अंदर जरूर होगा। फिर आपने ये भी कहा कि आयुष्मान से बहुत फायदा हो गया। आयुष्मान ओपीडी की फैसिलिटी नहीं देता, केवल हॉस्पिटलाइजेशन होने पे ही, जिसमें सर्जिकल इंटरवेंशन और अदरवाइज, तभी आयुष्मान की मदद है। लेकिन हमारे श्रमिकों को, हमारे मजदूरों को रोजमर्रा की सेहत की जरूरत है, उसकी आपने कोई चर्चा नहीं की। इसलिए आपके आयुष्मान भारत का कोई फायदा नहीं है। और आखिर में मैं जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये बताना चाहती हूँ कि आपने इकोलॉजी की और एनवायरनमेंट की बात की, लेकिन आपका मंत्रालय इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को ताक पे ऊपर रख के एनओसी आफ्टर एनओसी दे रहा है। इसलिए आप कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, क्योंकि आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अपना बजट पेश करते हुए कह दिया था कि आगे से इस पर्यावरण के ऊपर एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी जो नई यूनिट्स खुलेंगे। इसलिए कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। आपके पत्र में भी यही हालत था, आपकी मन की बात में भी यही हालत था। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कहूंगी अपने इस रवैया की तब्दीली करें। और आम आवाम से मैं कहूंगी, बहुत सी बातें जो सरकार चाहेगी हम भूल जाएं, हमें भूलना नहीं है, हम उनको आपको याद कराते रहेंगे। आज मैं इतना ही कहते हुए नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। फिर आपसे मिलूंगी।